Good morning dear students, once again welcome to class 9 online class session. So we were just studying the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution, and as I have told you in the beginning that the chapter is big in terms of only pages, not in content. Content is interesting और बाकी इंटरेस्टिंग के लिए देखिए, चूँकि रीड तो करना पड़ेगा आपको, पेजेस की गिनती करके कभी किसी चैप्टर को छोटा बड़ा मत समझिए। मैंने भी इसीलिए चैप्टर को पॉइंट वाइज, हर टॉपिक को पॉइंट वाइज में बांटा है शुरू से, सो एज इट मे बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी, टू लर्न दीज थिंग्स। सेकेंडली व्हाट आई वांट टू टेल यू, आज भी 4-5 टॉपिक ही पढ़ेंगे, जबकि थोड़ा सा ही और उसके बाद बचा रह जाएगा, लेकिन देयर इज़ नो हरी टू एंड द चैप्टर। हमें कोई जल्दी नहीं है चैप्टर ख़त्म करने की, कि सिर्फ ये गिनती हमें नहीं करनी कि काम हो गया, चैप्टर पूरा हो गया, नहीं। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। जब वो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा किया जाएगा। तो आज भी 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद से जो 3-4 टॉपिक बचा रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास, मीन्स ऑन वेडनेसडे आई थिंक विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स किया जाएगा। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, इफ़ वी स्टार्ट अबाउट, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 को पढ़ा था और नेचर ऑफ रेवोल्यूशन को पढ़ा था कि 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर कर्न्स्की जब बोल्शेविक अटैक करने लगे सिटी पर, सीज करने लगे, तो वो आर्मी के जिम्मे करके एक तरह से भाग गया शहर छोड़ के, रेवोल्यूशन हुआ। अब उसके आगे, तो उसके आगे था चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, मीन्स अक्टूबर के बाद चेंजेस आए क्या क्या। तो जो चेंजेस आए वो थे कि बोल्शेविक, अब चूँकि रेवोल्यूशन हुआ था, पावर में थे, तो बोल्शेविक के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी कि नाउ दे हैड टू एक्चुअली फॉलो दैट व्हाट वर बीइंग अचीव्ड बाय देम। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी नेशनलाइज द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके लिए डिमांड भी चल रही थी। और आपको याद होगा लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस, जो अप्रैल की थीसिस दी थी, आपको 3 पॉइंट्स में लिखवाया भी था, अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन सॉरी। तो वो अप्रैल थीसिस में उसने 3 डिमांड मांगी थी खुद ही। तो उसमें से एक डिमांड ये खुद ही थी वो कि नेशनलाइज कर देना बैंक को। मैं मीन्स नेशनलाइज करना मीन्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, इंडिविजुअल के कंट्रोल में ना रह जाए। तो एक पार्ट ये हो गया। इंडस्ट्रीज़ को भी नेशनलाइज कर दिया गया, मीन्स अब जो इंडस्ट्रीज़ थी देश में वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल थी। तो अब इंडिविजुअल की इंडस्ट्री नहीं रह जाएगी जब नेशनलाइज हो गई सारी इंडस्ट्रीज। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब किसी भी तरीके से किसी का डिस्क्रिमिनेशन कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, या जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयर होगी, या जो भी पार्ट और बचेगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास भी फंड होगा, वो दोबारा उसको खर्च कर सकता है। दूसरा, लैंड ओन्ड बाई चर्च एंड जार वर सीज्ड। देखिए ये भी उसने कहा था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले तो जो लैंड जिसके पास है उसको सीज भी करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा वापस, कब्जा में वापस लेना पड़ेगा। तो वही काम किया गया। जो चर्चेस के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, नोबल्स के पास, जार मीन्स नोबल, जो राज परिवार था या जो चर्च थे, यही लोग मजबूत थे आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। तो इनके चर्च के और जार की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सब सीज करना शुरू किया गया, कब्जा करना शुरू कर दिया गया, सील करना शुरू कर दिया गया। बैन ऑन ओल्ड टाइटल्स, जितने पुराने टाइटल्स थे कि नोबल हैं, ये लैंड ओनर हैं, ये मीन्स जैसे भी जो उस सोसाइटी की रेस्पेक्टेबल टाइटल्स थी जो जार ने दिया था या चर्च ने दिया था, वो सब बैन लगा दी गई। तो ये कुछ चेंजेस थे जो उस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद वहाँ के समाज में देखने को मिले। दूसरा जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है दैट वाज इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1917, नवंबर 1917, द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस बट फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी। 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शन कराया, कंडक्ट कराया, लेकिन नतीजा जैसा वो चाहते थे, हर बार ऐसा होता नहीं है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो जाए। तो इन्होंने भी एक्सपेक्ट तो ये किया था कि हम फिर से पावर में आ जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड, दे फेल्ड टू गेट मेजॉरिटी में आ नहीं पाए। 1918 में एक सोवियत यूनियन की क्रिएशन पावर में आई, अलग टाइटल है। बोल्शेविक्स एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद जर्मनी
और जर्मनी के साथ किस तरह की ट्रीटी में आए, जो वॉर चल रहा था, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चूंकि बोल्शेविक ने एक और डिमांड की थी, आपको याद होगा, ये दो डिमांड तो अप्रैल थीसिस की सामने आ गई, एक बैंक्स भी नेशनलाइज, दूसरा चर्चेस जो प्रॉपर्टीज थी वो, और तीसरा था वॉर बी ब्रॉट टू एन एंड, मीन्स जो लड़ाई चल रही थी जिसमें रशिया के बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी आर्मी की, दैट शुड बी एंडेड। तो वो काम भी यहाँ पर हुआ और दे एंटर्ड विद द जर्मनी इनटू अ ट्रीटी एंड एंडेड द वॉर, लड़ाई खत्म हुई। तो उसके बाद से इन्होंने वहाँ पे सीक्रेट पुलिस बनाई अपनी, जिसको कि चेका फर्स्ट पहले बोलते थे, बाद में OGPU एंड NKVD, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। अब ये कम्युनिस्ट पावर था, ये सिंगल स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे। चाइना का अगर आप आज के डेट में जानते होंगे, चाइना रन्स विद अ कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शंस होते हैं लेकिन आप जानते हैं इलेक्शंस में सिंगल पार्टी होती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स चाहे मैं जीतूं चाहे आप जीतें, सरकार किसकी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। ये सिंगल पार्टी सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी डीपली जब पढ़ेंगे आगे तो आप जानेंगे कि दे आर नॉट कॉल्ड एज और दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये कुछ चीज़ें हो गई क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन की। बहुत से यंग राइटर्स और ऐसे लोग रैली करते हुए आते थे, बट स्टूड द सोशलिज्म एंड चेंज, मतलब ये सोशलिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी की एमर्जेंस थी एक तरह से रशिया में, जहाँ सिंगल स्टेट अब कोई विरोध कर रहा है तो उसको सजा दिला दो कि विरोधी बचे ही ना, सिंगल पार्टी सिस्टम चलने लगा। सिविल वॉर, द सिविल वॉर, ये देखिए ये सिविल वॉर क्या होता है कि जब अब हमारे कंट्री के अंदर ही आपस में गृह युद्ध जिसको हम कहते हैं, हम घर में ही लड़ाई लड़ने लगे हैं आपस में ही, या हमारे लोग ही हमारी सेना के खिलाफ या सेना हमारे लोगों को मारने के लिए उतर रही है, ऐसी स्थिति आ जाए तो ये गृह युद्ध कहलाता है। जब किसी एक्सटर्नल से नहीं खतरा है, घर के अंदर ही इतना खतरा हो गया कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं सब लोग, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर जैसी कंडीशंस भी आई रशिया में। कब आई कि जब तीसरा जो इन्होंने अपना अप्रैल थीसिस में प्रॉमिस किया था कि लैंड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स, तो बोल्शेविक अपना काम करते जा रहे थे कि ठीक है चलो भाई बैंक्स नेशनलाइज हो गए, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हो गई, नाउ इट्स टाइम टू, और आपके चर्चेस की प्रॉपर्टी सील तो हो गई, अब आ गई, अब इसको बांटो। अब ये सोशलिज्म की थ्योरी होगी कि सबका होगा, सोशल प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी विल बी नॉट इंडिविजुअल, इट विल बी सोशल, सामाजिक होगा, समाज का होगा पूरा, सोशलिज्म जो कहता था। तो इन्होंने ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो इसको, आप यू कैन मेक इट हियर रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली व्हाट हैपेंड, द रशियन आर्मी ब्रेकअप। अब ये ब्रेकअप क्यों हो गई, रशिया की आर्मी ब्रेक करने लगी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो आर्मी में लोग थे ना बेसिकली, ये मोस्टली फॉर्मर पीजेंट्स थे, माने कई ऐसे थे जो किसान रहे थे पहले। भाई सेना में कहीं अलग जगह से थोड़ी कोई आता है, उसी देश के ही नागरिक होते हैं। तो बहुत से सैनिक ऐसे थे जो पहले किसान थे, फॉर्मरली पीजेंट्स थे। जब उनको ये खबर मिली कि अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लैंड, तो वो सेना छोड़ के भागना शुरू किए। डिजर्टेड हियर मीन्स कि वो भागना शुरू किए, ब्रेक कर गई आर्मी। सबको अपना शेयर चाहिए था, उनको ऐसा लगने लगा कि अब सेना में रह के क्या करेंगे, जान का भी खतरा है, सैलरी कभी मिल रही है कभी नहीं, जो भी कंडीशंस हैं, अब तो अपना लैंड हो जाएगा तो सबसे समस्या वैसे ही खत्म हो गई, तो चलो भागो अब यहाँ से सेना वेना छोड़ के। अब ये बड़ी अजीब सी स्थिति, मतलब सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ गई सब, तो सेना छोड़ के निकलने लगे लोग। सिविल वॉर किस में हुआ, सिविल वॉर हुआ प्रोजारिस्ट। प्रोजारिस्ट मीन्स जो रूलर के सपोर्टर्स थे वो प्रोजारिस्ट कहलाए, इनको कहते हैं द वाइट्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आज ज़्यादा टॉपिक नहीं है और नेक्स्ट क्लास जिसमें ओवर होगा उसमें भी ज़्यादा नहीं रहेगा। जानबूझ के कम कम टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ इसमें हिस्ट्री में, बाकी पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग आपको लगता है, मुझे मालूम है, वहाँ आराम से पढ़ा जाएगा, है ना। तो ये प्रोजारिस्ट द वाइट्स इनका नाम था। ये इसलिए कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, हु वर नोन एज वाइट्स, तो द प्रोजारिस्ट मीन्स जार के सपोर्टर, जार मीन्स रूलर, किंग। सोशलिस्ट द ग्रीन्स,
ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते थे अपने को, तो द ग्रीन्स जो थे वो सोशलिस्ट थे। वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते थे जारिस्ट को, जो जार सपोर्टर्स थे। दे फॉट अ सिविल वॉर, आपस में ही दो गुट बन गए, एक जार के किंग के सपोर्टर और दूसरे सोशलिस्ट। और इन्होंने लड़ाई किससे लड़ी? दे फॉट विद बोल्शेविक्स द रेड्स, ये रेड कलर में थे। जो बोल्शेविक्स थे दे बिलोंग टू रेड कलर, उसको वो शो करता था। और इनके बीच में सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ। माने जार के सपोर्टर्स और सोशलिस्ट चाहते थे कि वो रूल में आ जाए, तो उसके लोग और एक तरफ बोल्शेविक्स लड़ाई लड़े। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए देखिए करना क्या पड़ा। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब ये सिविल वॉर चल रहा था, जब जार के सपोर्टर्स और सोशलिस्ट बोल्शेविक से लड़ाई लड़े जा रहे थे, ऐसे समय में भी बोल्शेविक्स ने क्या किया? दे एक्चुअली केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। उस समय भी बैंक को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करके रखा, किसी तरह का उथल पुथल नहीं होने दिया, जिससे कि स्टेबिलिटी दिखे लोगों को, उनको ये महसूस हो कि हाँ हमारा अपना काम है। देन दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टीवेट, जो किसान थे उनको कहा आप अपनी खेती बाड़ी कृषि करते रहो, क्योंकि सिविल वॉर जैसी कंडीशंस में कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज दिक्कत में आने लगती हैं, बैंक्स बिखरने लगते हैं, दिवालियाँ होने लगते हैं, किसान जो है वो खेती करने के लिए भी मुश्किल आती है। तो ये चीज़ें सोशलिज्म को, एक्चुअली सोशलिस्ट सोसाइटी को ये मेंटेन रखे उस बीच में। माने जो इन्होंने फंडा दिया था कि सरकारी प्रॉपर्टी होगी, किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी, या पीजेंट्स कल्टीवेट करेंगे, ये सारी चीज़ें सुविधाएं बनती रहें। अगला टॉपिक, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब कि जब प्लानिंग एक जगह से हो और सभी जगह सर्कुलेट करे। मतलब कि अगर कोई एक प्लान बनाया जाए दिल्ली में भारत के लिए पूरे, और वो हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट तक लागू हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग बनी दिल्ली में, और वो आज यहाँ गोरखपुर में भी चल रही है, वो चेन्नई में भी चल रही है, वही मुंबई में भी चल रही है। दिस इज़ कॉल्ड अ सेंट्रलाइज प्लानिंग। प्लानिंग कई बार बहुत ज़रूरी होती है कि हम प्लान आउट करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ चीज़ें जो उस समय रशिया में आ गई थी, वो बाद में हमारे इंडिया में भी फॉलो हुई। देखते हैं टॉपिक को तो समझ में आएगा। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। अब वहाँ के ऑफिशियल्स को ये लगने लगा, असेसमेंट करने लगे, आकलन करने लगे कि इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, कैसे काम चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी का चलना बहुत ज़रूरी है, एवरीबडी नीड्स इट ना। एक चेन है ये इकोनॉमी जो है, कि प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, कंजम्पशन हो, फिर प्रोडक्शन हो। तो इस चेन में सारे लोग काम में आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सैलरी, वेजेस, इनकम सबकी होती है। तो उन्होंने टारगेट सेट किए 5 ईयर्स के, 5 ईयर्स का पीरियड टारगेट किया कि जो प्लान बनाया जाए दैट शुड बी मेड फॉर 5 ईयर्स। और दूसरा, ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान्स। आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, आपने क्लास 8th में ये 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा सिविक्स में, जो अब पॉलिटिकल साइंस हो चुका है आपके 9th में। अब आप सोचिए 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी उस समय से आ गई थी सेंट्रलाइज प्लानिंग की, सेम वही 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ मतलब सेम इन टर्म्स की पॉइंट नहीं सेम थे, स्ट्रेटजी या प्लानिंग ऐसे ही हम अपने देश में भी होने लगी आज़ादी के बाद से, कि हर 5 साल को फोकस करके प्लानिंग कमीशन बन गया, योजना आयोग बना जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, वो 5 ईयर प्लान बनाता था और 5 साल तक हमें कहाँ किस क्षेत्र में क्या क्या काम करना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, कैसे किस क्षेत्र को अपलिफ्ट करना है, उसको एसेस करके और प्लानिंग करके तब इम्प्लीमेंट करते थे। वही चीज़ यहाँ पे हो गई। और ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग फिर शुरू हुई यहाँ पे, इट लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई रशिया में, सोवियत यूनियन में। इसका एक बहुत मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री को प्रॉफिट होने लगी, कंट्री को प्रॉफिट होने लगी यहाँ पे जो। नाउ द टॉपिक स्टेटस ऑफ वर्कर्स। अब बड़े तेज़ी से हम लोगों ने डेवलपमेंट की तो बात की, सेंट्रलाइज प्लानिंग हुई वो भी सक्सेसफुल हो गई। सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से ढेर सारा इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होने लगा, लोग जॉब पा गए। लेकिन अब जो जॉब पा गए उनकी कंडीशन क्या थी? कंडीशंस अच्छी नहीं थी, द कंडीशन वॉज नॉट गुड। रैपिड कंस्ट्रक्शन ब्रॉट पुअर वर्किंग कंडीशंस।
ये जो तेज़ी से कंडीशंस बढ़ी रैपिड कंस्ट्रक्शन की, कि कुछ निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, मार्केट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बने जा रही हैं, बनने तो लगा, निर्माण होने लगा, डेवलपमेंट दिखने लगा, लेकिन जो डेवलपमेंट करने वाला आदमी था, जो वर्कर था, वो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान था, क्योंकि इस रैपिड डेवलपमेंट में उसके स्टेटस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसका स्टेटस बहुत, वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। दे हैव टू वर्क मीन्स 12 आवर्स, 15 आवर्स वर्किंग वॉज देयर। तो वर्किंग कंडीशंस में वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब थे। दूसरे लिविंग कंडीशंस बहुत अनहाइजीनिक, वो एक तरह की, जैसे अपने यहाँ मुंबई की वो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं चॉल्स की, तो वहाँ बहुत ही आप कह लो भीड़ भाड़ वाली जगह ऐसी, और ना कोई नॉट वेल सैनिटाइज्ड, और यू कैन से वेंटिलेशन भी नहीं, इस तरह से पब्लिक टॉयलेट्स होते थे, वो जाना पड़ता था इनको। तो बहुत तरह की समस्याएं थी जो ये वर्कर्स फेस कर रहे थे। खैर, इस चीज़ को थोड़ा सा मेजर्स में रख के इसके लिए कुछ सुधार के उपाय किए गए। सी द पॉइंट्स दैट वर एक्चुअली टेकन टू इम्प्रूव द स्टेटस और द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। व्हाट वर दोज पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। ये जो एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप था, अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। तो चाहे वो पीजेंट्स हो और चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो, आगे पढ़ाई के लिए भी उनके व्यवस्था दी गई। एक्सटेंडेड स्कूलिंग, एक्सटेंडेड मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाना, मीन्स जहाँ तक जो पढ़े लिखे हैं उसके आगे अपने को एक्सटेंड कर सकें। देन क्रीचेस, क्रीचेस वर एस्टैब्लिश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमन वर्कर। क्रीचेस जानते हैं आप, जैसे प्लेवे होता है, कई प्लेवे अपने यहाँ क्रीचेस भी रखते हैं, कि ऐसे माँ बाप जो नौकरी चाकरी में हैं या व्यस्त हैं, वो अपने छोटे बच्चों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चों को वहाँ छोड़ के जाती हैं। और क्रीचेस का मतलब ये कि वो उस बच्चे का रख रखाव करते हैं, और उसके बाद से जब माता में या पिता में से कोई जो आया उसको सौंप देते हैं, और बाद में वही 2.5-3 साल का बच्चा हो जाता है तो प्ले वे, नर्सरी, आप जो भी कह लीजिए, वो पढ़ने लगता है। तो इस तरह के क्रीचेस को डेवलप किया गया, जहाँ पे जो वुमेन वर्कर्स थी उनके चिल्ड्रंस को रखने के लिए इस्टेब्लिश किए गए, कि वो जब काम पे जा रही तो इस बीच में वो उनको ये होता था कि कैसे अब कंट्रोल होगा, बच्चा कहाँ कौन देखेगा, तो इसके लिए क्रीचेस डेवलप किए गए। तीसरा था चीप पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर मीन्स सरकारी व्यवस्था या सस्ता इलाज की व्यवस्था, जिसको कि ये मजदूर, ये वर्कर अफोर्ड कर सकें, इस तरह के इलाज की व्यवस्था इनकी की गई। और चौथा था मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स जैसे एक सिंपल तरह के मकान बना के इनको दिए गए, इस तरह के क्वार्टर्स बनाए गए, कि जिससे एक ही में ना वो ऐसा स्थिति हो कि बहुत अनहाइजीनिक और बैड वेंटिलेटेड एरिया में रहें और बीमार पड़े या कोई खतरा हो जाए कभी, तो इसलिए इस तरह के सुधार के उपाय किए गए। ये तो आपके क्वेश्चंस टॉपिक्स हो गए आज के। बस 4 टॉपिक और इसमें बचा, स्टालिन का और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का है मेन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास मीन्स वेडनेसडे में ख़त्म कर देंगे। आज आपको मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछूंगा, और जो अभी नाम है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आज का होगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये इसका नाम ही डाल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, नेम द कलर बाय विच Bolsheviks were represented। क्वेश्चन अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। नेम द कलर बाय विच बोल्शेविक्स वर रिप्रेजेंटेड। आपको आज के टॉपिक में पढ़ाया है कि 3 अलग अलग कलर्स में प्रोजारिस्ट, सोशलिस्ट और बोल्शेविक्स डिनोट होते थे। उसमें से किस कलर से ये रिप्रेजेंट होते थे, दैट नेम यू हैव टू गिव इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, वो लगता है मुझे लास्ट वीडियो में मुझसे जो कमेंट्स थे वो ऑफ हो गए थे। वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती रहती है यूट्यूब पे, आप जानते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते होंगे या चलाते होंगे, और उसमें कहीं मुझसे अनजाने में आई वॉज नॉट नोइंग, अभी तो मैं बल्कि इनफैक्ट देख भी नहीं पाया था कि कमेंट्स किसके आए किसके नहीं। जब उसको देखा तो वहाँ देखा मुझे कि कमेंट्स ऑफ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आज उसको ऑन कर दिया है,
आज का क्वेश्चन एकदम भरपूर, सारे लोग कमेंट करना कि इस बार पिछली वाली कमी भी पूरी हो जाए। तो पिछले बार के लिए परेशान मत होना, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट वंस अगेन कि कमेंट्स मुझसे ऑफ हो गए थे गलती से, बाई मतलब मिस्टेक इट हैज़ हैपेंड, एंड नाउ दिस टाइम जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।